मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? हरियाणा की प्रमुख योजनाएं पढ़ी थी ना। ठीक है, आज बेटा हमें ना बिल्कुल बेसिक से हरियाणा जी के शुरू करने जा रहे हैं। पहले हरियाणा करंट अफेयर का लगभग मेन पार्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और वो हरियाणा करंट अफेयर है ना, 1 साल का पढ़ लिया तो मार्च अप्रैल तक आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक से जिसको हरियाणा जी के जिसने कभी भी नहीं पढ़ी ना, तो भी आज बिल्कुल बेसिक से हम हरियाणा जी के क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा जी के का कोई भी एग्जाम है ना, आपके आगे फर्दर एग्जाम होंगे, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, शोर मत करो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो एस्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, और चाहे वो सीईटी के थ्रू एक भर्ती होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डी की भर्ती, एक होती है ग्रुप सी की भर्ती। सी और डी में कितने नंबर की हरियाणा जी की आती है? 25-25 नंबर की आती है। एस्टेट में कितनी आती है? 10 नंबर की हरियाणा जी की आती है। इसमें 22 नंबर की आएगी हरियाणा जी के कंसेप्चुअल, प्लस 3 नंबर का आएगा करंट अफेयर का पार्ट। सेम यही पैटर्न रहेगा, 22 + 3। इसमें 7 टेक्निकल और 2 से 3 क्या आएगा? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का सेगमेंट हमने कवर कर लिया था। अब बिल्कुल बेसिक से हरियाणा जी के हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप हरियाणा के बारे में पढ़ते हो ना, तो जैसे पुराने टाइम में आप इतिहास पढ़ना होगा, हरियाणा का हमें क्या पढ़ना होगा बेटा? इतिहास। और इतिहास के पिता किसे बोलते हैं हमें? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता था? इतिहास का पिता बोला जाता था। हेरोडोटस को क्या कहा जाता था? इतिहास का पिता बोला जाता था। ठीक है, और जो हमारा इतिहास है ना, चाहे आप हरियाणा का इतिहास कहो, चाहे आप भारत का इतिहास कहो, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटा जाता है बेटा? 3। एक जिसे आप पढ़ते हो प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने पार्टों में बांटेंगे? हमें 3 पार्टों में बांटेंगे। इतिहास को हम कितने पार्टों में बांटेंगे बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूं। ठीक है, इतिहास को हम कितने पार्टों में बांटेंगे? 3 पार्टों में। पहला पार्ट कौन सा रहेगा? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा बेटा? आद ऐतिहासिक काल। क्या रहेगा? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा पार्ट रहेगा ऐतिहासिक काल। कौन सा काल रहेगा? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को, चाहे भारत का इतिहास हो बेटा, चाहे हरियाणा का इतिहास हो, इसको कितने कालखंड में बांटेंगे हमें? 3। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। हरियाणा है ना, इन तीनों कालों में हमें हरियाणा का वर्णन मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा था, आद ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा था, और ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना बेटा, ये था 25 लाख ईसा पूर्व से। कब से कब तक था? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये बताया जाता है 10,000, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल बताया जाता है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का वर्णन कब से कब तक बताया जाता है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000। आद ऐतिहासिक रहेगा बेटा 10,000 से 4,000, और ऐतिहासिक रहेगा 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस। इतिहास को कितने पार्टों में बांटा गया? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पूछे तो 25 लाख से 10,000,
आद पूछे तो 10,000 से 4,000 और ऐतिहासिक पूछे तो बेटा 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल है ना, ये ऐसा काल था बेटा जिसका हमें लिखित वर्णन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? लिखित वर्णन नहीं मिला। ठीक है, लिखित नहीं मिला तो क्या पढ़ा जा सकता है? तो इसे पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर प्राग ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन पूछे तो ऐसा इतिहास जिसका हमें लिखित वर्णन नहीं मिला। तो लिखित नहीं मिला तो इसे पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठना लाजमी है, सर जब इसको पढ़ा ही नहीं गया तो हमें पता कैसे चला? जैसे ना एक बेटा प्रणाली होती है C14, साइंस का पढ़ा होगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रणाली होती है, इससे कोई भी फोर्सेस यानी किसी भी चीज की एज ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगर हमने C14 से ना एज ज्ञात की, वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में आई, तो हमने क्या कह दिया? कौन सा काल था ये? प्राग ऐतिहासिक काल। और 10,000 से 4,000 के बीच में आई तो आदि ऐतिहासिक काल, और 4 से 1,000 के बीच में आई तो ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को कितने कालक्रम में बांटा गया? 3। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका बेटा हमें कौन सा वर्णन नहीं मिला? लिखित नहीं मिला तो इसे पढ़ा भी नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल, आदि का मतलब होता है 50-50। क्या होता है बेटा? 50। ऐसा इतिहास लिख लो, इसका अर्थ क्या होता है? 50-50, यानी इसका लिखित तो वर्णन मिला। क्या मिला बेटा? आध का मतलब आधा होता है ना, 50-50। इसका क्या मिला हमें? लिखित वर्णन मिला। क्या मिला? लिखित वर्णन मिला। ठीक है, लेकिन इसको क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया। ठीक है, जैसे हमारा है ना सिंधु सभ्यता हो गई। कौन सी सभ्यता हो गई बेटा? सिंधु सभ्यता हो गई। ठीक है, और इसे हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ना आज भी हम इसकी लिपि को पढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि थी ना बेटा, वो कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। दोबारा बताता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका हमें लिखित वर्णन नहीं मिलता। लिखित नहीं मिला तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे ना तो पाषाण काल हो गया। कौन सा काल हो गया? जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण पूछे तो कौन सा काल हो जाएगा? पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण पूछे तो कौन सी सभ्यता बेटा? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। समझ पा रहे हो? आदि का मतलब क्या होता है? 50-50। लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया बेटा? क्योंकि इसकी लिपि का आज तक हमें ज्ञान नहीं है। इसकी लिपि कैसी होती थी? भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है बेटा जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिलेगा। ऐतिहासिक काल कैसा काल था? जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिलेगा और इसे क्या किया गया था? पढ़ा भी गया था। जैसे हमारे हो गए बेटा वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल याद करना है। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। लिखित नहीं मिला तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल ऐसा था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल पूछे तो पाषाण काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल का पूछे तो सिंधु सभ्यता हो गई, और ऐतिहासिक काल का पूछे तो वेद हो गया। याद हो जाएगा ना? प्राग ऐतिहासिक काल का टेन्योर 25 लाख से 10,000 और उनका 10,000 से 4,000 और लास्ट वाले का 4,000 से 1,000। याद रह जाएगा ना? ये टेबल जरूर याद करनी है एग्जाम्पल के साथ। प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसका एग्जाम्पल रहेगा ठीक है पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण रहेगा कौन सी सभ्यता? सिंधु या हड़प्पा। और ऐतिहासिक काल का उदाहरण रहेगा
वेद या वैदिक काल। अब है ना हरियाणा इन तीनों काल में है, ठीक है। अब जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में थोड़ा सा हरियाणा पढ़ेंगे, इसमें हरियाणा का ज्यादा वर्णन नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को आगे कितने काल खंडों में बांटा गया? एक कहेंगे पाषाण काल, उदाहरण था ना एक का, एक था पूरा पाषाण काल। कौन सा काल बेटा? पूरा पाषाण काल। और एक था मध्य पाषाण काल। और एक था बेटा नव पाषाण काल, ठीक है। तो मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण था पाषाण काल। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा काल? नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की बस्ती पूछी गई थी हरियाणा में, ठीक है। तो ये बस्ती रहेगी बेटा पिंजौर पंचकुला। कौन सी रहेगी? पिंजौर पंचकुला। यहां पर कहते हैं लगभग 1.5 करोड़ वर्ष, 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी क्या मिली थी? यहां से खोपड़ी मिली थी। और इस खोपड़ी की खोज की थी गाई पिलग्राम ने की थी, ठीक है। तो हरियाणा से कोई सबसे पुरानी वस्तु मिली है ना, वो क्या मिली है बेटा? खोपड़ी मिली है। और वो खोपड़ी कहां से मिली है? पिंजौर पंचकुला से मिली है। लिख लो, हरियाणा में सबसे पुरानी खोपड़ी कहां से मिली है बेटा? पिंजौर पंचकुला से मिली है। और इसकी खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम ने की थी। इस खोपड़ी की खोजकर्ता कौन होते थे? गाई पिलग्राम होते थे। लिख लो, हरियाणा में सबसे पहले कोई वस्तु मिली है तो वो क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। और इसके खोजकर्ता कौन होते थे? गाई पिलग्राम होते थे। कौन होते थे खोजकर्ता? गाई पिलग्राम। याद रह जाएगा ना। हरियाणा में सबसे पुरानी क्या मिली है बेटा? खोपड़ी मिली है। और इस खोपड़ी की खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम। तो पूरा पाषाण कालीन बस्ती हरियाणा में कौन सी रहेगी? पिंजौर पंचकुला। और नव पाषाण काल की बस्ती है हरियाणा में सीसवाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? सीसवाल। पेपर में आता है सीसवाल सभ्यता का संबंध हरियाणा में कहां से था? हिसार से था। तो नव पाषाण, ये दोनों क्वेश्चन आ गए। पूरा पाषाण कालीन बस्ती हरियाणा में कौन सी रहेगी? पिंजौर पंचकुला। और नव पाषाण कालीन बस्ती कौन सी रहेगी बेटा? सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी। कहां पर रहेगी बेटा? हिसार में रहेगी। याद रह जाएगा ना। प्राग ऐतिहासिक काल, अगर इंडिया जी के पढ़ाता ना तो ये क्वेश्चन आया था, मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा? तो बच्चे कहते हैं नव पाषाण काल। बेटा आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। यह क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी ने पूछा था, मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा? तो मनुष्य ने बेटा आग जलाना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या जलाना सीख लिया था? आग जलाना सीख लिया था। मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा था बेटा? पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या जलाना सीख लिया था? आग जलाना सीख लिया था। मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या जलाना सीख लिया था? आग जलाना सीख लिया। याद रह जाएगा ना। मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा? पूरा पाषाण काल में। कहते हैं बेटा 2 लड़के थे, छोटे लड़के थे, वो पत्थरों से खेल रहे थे, ठीक है। और पत्थरों से खेल से ना उस पत्थर से क्या निकली? चिंगारी निकली। और जंगल में क्या लग गई? आग लग गई, ठीक है। तो 2 बच्चे थे, वो किससे खेल रहे थे? पत्थरों से खेल रहे थे, ठीक है। अभी आपकी तरह मोबाइल तो है नहीं कि वो मोबाइल से खेले। पुराने टाइम में भी तो कोई खेल का साधन था ना। पुराने टाइम में किससे खेलते थे? पत्थर से खेलते थे। और पत्थर से क्या लग गई थी? आग लग गई थी। तो मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की हरियाणा में बस्ती कौन सी है? पिंजौर पंचकुला। यहां से कितने करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली है? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी। खोजकर्ता कौन होते थे बेटा? गाई पिलग्राम। नव पाषाण कालीन बस्ती कौन सी है? सीसवाल सभ्यता। लिख लो, सीसवाल सभ्यता की खोज 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान जी ने की थी। लिख लो, सीसवाल सभ्यता की खोज 1968 में किसने की थी? डॉक्टर
सूरजभान ने की थी। सीसवाल सभ्यता की खोज 1968 में किसने की थी बेटा? डॉक्टर सूरजभान जी ने किस सभ्यता की खोज की थी? सीसवाल सभ्यता की खोज की थी। और इस सभ्यता में ना, ठीक है, हमें सबसे पहले कहते हैं तांबे के प्रयोग के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। यहां से हमें मनके मिले थे, यहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिले थे, और यहां से हमें मृदु भांड मिले थे। मृदु भांड में मिट्टी के क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। तो सीसवाल सभ्यता से हमें क्या क्या मिला बेटा? तांबे के प्रयोग के साक्ष्य, मनके, ठीक है, और क्या मिले? मृदु भांड, और क्या मिला? मिट्टी के बर्तन। 4 चीजें याद रखनी है सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता का संबंध किससे रहेगा बेटा? इंसार। आप इंसार में ना आदमपुर के साइड में एक गांव है बेटा सीसवाल, ठीक है। हरियाणा का अगर पूछे ना सबसे पुराना शिवलिंग कहां पर है? सीसवाल में है। और वो स्वयं शंभु कहते हैं, वो खुद है, कृत्रिम शिवलिंग नहीं है, वो है प्राकृतिक शिवलिंग है, ठीक है। सीसवाल आप है ना, शिवरात्रि का मेला लगता है सीसवाल गांव में, और ऐसी मान्यता है ये शिवलिंग है ना, इसका आकार है ना हर साल एक जौ के समान अपने आप है बढ़ जाता है अपने आप। ये शिवलिंग बहुत बड़ा शिवलिंग है। कभी आप सीसवाल जाने का मौका मिले तो देखना जरूर, ठीक है। तो ये पूछा गया था सीसवाल सभ्यता कौन सी सभ्यता है? नवपाषाणी कालीन सभ्यता। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में। किसने की थी बेटा? डॉक्टर सूरजभान। यहां से क्या क्या चीजें मिली थी? तांबे के प्रयोग के साक्ष्य, मनके, मिट्टी के बर्तन, मृत्यु भांड। लेकिन ना मनके बनाने के कारखाने है ना, इंडिया जी के पूछती है, मनके बनाने के कारखाने ये मिले हैं चाहुंदड़ों से। कहां से मिले बेटा? चाहुंदड़ों से मिले हैं। और चाहुंदड़ो आपका रहेगा पाकिस्तान में। ये इंडिया जीके का फेवरेट क्वेश्चन है। मनके बनाने के, लिख लो, मनके बनाने के कारखाने हमें कहां से मिले हैं बेटा? चाहुंदड़ो से मिले हैं। और चाहुंदड़ो कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले थे बेटा? मनके बनाने के कारखाने हमें कहां से मिले थे? तो मनके बनाने के कारखाने हमें कहां से मिले थे? चाहुंदड़ो से। चाहुंदड़ो कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल की हरियाणा में कितनी बस्तियां रहेगी बेटा? 2। एक तो पूरा पाषाण कालीन बस्ती पूछे तो पिंजौर, पंचकुला, और नवपाषाण काल की बस्ती पूछे तो सीसवाल। सीसवाल सभ्यता का संबंध कहां से रहेगा? इंसार से रहेगा। कहां से रहेगा? इंसार से रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है कौन सा काल? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बेटा? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका हमें क्या मिला बेटा? लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया। जैसे हमारे क्या हो गई बेटा? कौन सी सभ्यता हो गई? हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं हम? सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल कैसा काल था? ऐसा काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। और आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा में देख लो आप, बनावली रहेगा, भिड़ाना रहेगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल आपने हरियाणा में पढ़े होंगे। बनावली रहेगा, ठीक है, राखीगढ़ी रहेगा, ठीक है, बालू केथल रहेगा, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र रहेगा, ठीक है। बहुत सी चीजें हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लिख लो बेटा, आदि ऐतिहासिक काल जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन इसको क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को आज तक हम पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी बेटा? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और आज तक है ना हम भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो अभी अब मैं ना
टॉपिक पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा। प्राग ऐतिहासिक काल में तो दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो पिंजौर पंचकुला और एक सीसवाल। नवपाषाण कालीन बस्ती पूछे तो सीसवाल, और पूरा पाषाण कालीन बस्ती पूछे तो पिंजौर पंचकुला। याद रह जाएगा ना। इतिहास का पिता कौन था बेटा? हेरोडोटस। इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया? 3। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण पूछे तो पाषाण काल, और पाषाण काल कितने कालखंडों में? 3। पूरा, मध्य, नव। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण पूछे तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल का उदाहरण पूछे तो हमारे वेद हो गए। ठीक है, चारों वेद ऐतिहासिक काल में आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का कालखंड पूछे तो 25 लाख से 10,000। आदि ऐतिहासिक का 10,000 से 4,000। ऐतिहासिक का 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। याद रह जाएगा ना। प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, या इस टॉपिक का नाम हो सकता है हरियाणा में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, या आदि ऐतिहासिक काल का हरियाणा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब सबसे पहले है ना बेटा हम पढ़ेंगे बनावली। क्या पढ़ेंगे? बनावली। बनावली, इसका पूरा नाम है बेटा बनावली सोतर। क्या नाम है? और ये है ना फतेहाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? 14 किलोमीटर दूर रहेगा। ठीक है, पूरा नाम क्या रहेगा? बनावली सोतर रहेगा। ये बनावली सोतर कहां पर है बेटा आपका? फतेहाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। बनावली सोतर आपका कहां पर रहेगा बेटा? फतेहाबाद में रहेगा। बनावली सोतर आपका कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट। पेपर में ना RS बिष्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? RS बिष्ट ने कब की थी? 1973-74 में। लिख लो, बनावली की खोज कब हुई थी? 1973-74 में। किसने की थी? RS बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट ने किसको खोजा था? बनावली को खोजा था। किसको खोजा था बेटा? बनावली को खोजा। बनावली के खोजकर्ता कौन होते थे? रविंदर सिंह बिष्ट। कब खोज हुई थी? 1973-74 में। किसकी खोज हुई थी? बनावली की खोज हुई। और ये है ना भारत में, लिख लो बेटा, भारत में सिंधु सभ्यता का विकसित स्थल है। ठीक है, विकसित स्थल है। ठीक है, और हरियाणा में ना सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल कौन सा है? बनावली। भारत में बेटा सिंधु सभ्यता के आज तक 6 स्थल विकसित है। कितने स्थल विकसित है? 6। ठीक है, एक तो रहेगा बेटा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो रहेगा, एक रहेगा हड़प्पा, और एक रहेगा चाहुंदड़ो। ठीक है, ये तीनों स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में रहेंगे। और एक हरियाणा में स्थल रहेगा, भारत में कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? धोलावीरा कहां पर है? गुजरात। और छठा कौन सा रहेगा हमारा? बनावली। तो भारत में लिख लो सिंधु सभ्यता के कितने विकसित स्थल है? 6। और हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल कौन सा है? बनावली। तो इसीलिए बनावली से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लिख लो, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा? बनावली रहेगा। लिख लो, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा? बनावली रहेगा। कौन रहेगा बेटा? बनावली। कहां पर रहेगा ये बनावली? फतेहाबाद में रहेगा। ठीक है, और यहां से ना, ठीक है, जले हुए जौ के साक्ष्य मिले थे। जले हुए जौ के साक्ष्य मिले थे। बनावली से किसके साक्ष्य मिले थे बेटा? जले हुए जौ के साक्ष्य मिले थे। और एक बार आया था सिंधु सभ्यता में जो जौ था ना उसे यव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यव। लिख लो, सिंधु सभ्यता में जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। तो लिख लो, सिंधु सभ्यता में हम जौ को किस नाम से जानते थे बेटा? यव के नाम से
जानते थे। तो जले हुए जौ के साक्ष्य कहां से मिले थे? बनावली से मिले थे। बनावली हरियाणा में सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? एकमात्र विकसित स्थल। भारत में सिंधु सभ्यता के कितने विकसित स्थल है? 6। भारत में 3 है, 3 पाकिस्तान। हरियाणा में केवल क्या है? बनावली। बनावली की खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट। कब की थी बेटा? 1973-74 में। यहां से जले हुए जौ के साक्ष्य मिले थे। यहां से लिख लो, मिट्टी के बर्तन मिले थे। क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन मिले थे। यहां से हमें, ठीक है, लिख लो, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने मिले थे। मिट्टी के खिलौने मिले थे। यहां से लिख लो, यहां से तंदूर मिला था। यहां से तंदूर को ही बोलते हैं अग्नि वेदिका। क्या बोलते हैं बेटा? अग्नि वेदिका मिली थी। यहां से पक्की टाइलें मिली थी। क्या मिली थी? पक्की टाइलें मिली थी। लिख लो, यहां से पक्की टाइलें। कौन सी टाइल्स मिली थी बेटा? पक्की टाइलें मिली थी। कहां से मिली थी? बनावली से मिली थी। बनावली से लिख लो, मिट्टी के, ठीक है, बर्तन मिले थे। यहां से मिट्टी का हल भी मिला था। क्या मिला था बेटा? मिट्टी का हल। मिट्टी का हल मिला था। जले हुए क्या मिले थे? यहां से जले हुए जो को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? यह कहा था। यहां से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के क्या मिले थे? यहां से खिलौने। तंदूर मिला था। तंदूर को क्या बोलते हैं? अग्नि वेदिका। पक्की टाइलें मिली, मिट्टी का हल मिला, और जले हुए यव या जो कहां से मिले थे? बनावली से मिले थे। कहां से मिले थे बेटा? बनावली से मिले थे। कहते हैं ये एक ही घर में सारी चीजें मिली थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये किसी जादूगर का घर था, इसलिए इसमें इतनी सारी चीजें मिली। और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये व्यापारी का घर था। किसका घर था? या तो जादूगर का या व्यापारी का। यहीं से क्या मिली थी? हमें पक्की टाइलें मिली थी, ठीक है, तंदूर मिला था, अग्नि वेदिका मिली थी, ठीक है। सीसवाल सभ्यता से किसके प्रयोग के साक्ष्य मिले बेटा? तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले, मनके मिले, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले, मृत्यु भांड मिले। सभी की मतलब खोजकर्ता याद नहीं करना, मेन का याद करना है। सीसवाल सभ्यता को 1968 में किसने खोजा था? डॉक्टर सूरजभान ने खोजा था। और इसको किसने खोजा था? 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने खोजा। सिंधु सभ्यता का ये कौन सा स्थल रहेगा बेटा? विकसित स्थल रहेगा। अब लिख लो भीलडाणा। अगला स्थल कौन सा पढ़ेंगे बेटा? शोर मत करो यार। भीलडाणा, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का लिख लो सबसे प्राचीन स्थल है हरियाणा में। ये आ चुका है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट में। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल रहेगा। लिख लो, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल रहेगा भीलडाणा। लिख लो, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा रहेगा? भीलडाणा रहेगा। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा रहेगा बेटा? भीलडाणा। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा रहेगा? भीलडाणा। किस सभ्यता का? सिंधु सभ्यता का। हालांकि इसकी खोज लेट हुई थी, कहते हैं 2003 से लेकर 2006 के बीच में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी, ठीक है। 2003 से 2006 के बीच में इसकी क्या हुई थी? खोज। और उसे अति प्राचीन नगर है ना कब घोषित किया गया? अति, यही क्वेश्चन आया था बेटा। भीलडाणा को अति प्राचीन नगर कब घोषित किया गया? 2014। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल के लिख लो, भीलडाणा को अति प्राचीन, लिख लो, भीलडाणा को अति प्राचीन नगर कब घोषित किया गया? पक्का आएगा बेटा। भीलडाणा को अति प्राचीन नगर कब घोषित किया गया था? 2014 में भीलडाणा को क्या घोषित कर दिया गया था? अति प्राचीन नगर। खोज कब हुई थी भीलडाणा की? 2003 से लेकर 2006
6 के बीच में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, इसे अति प्राचीन नगर कब घोषित किया गया था, तो 2014 से लेकर के इसके बीच में बेटा 2014 में इसे अति प्राचीन नगर घोषित कर दिया गया। पेपर में लिख लो यहां से ना, तीनों सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सिंधु सभ्यता के और सिंधु सभ्यता के पहले के और बाद के। लिख लो यहां से हमें तीनों सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यहां से हमें तीनों सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं बेटा, तीनों सभ्यताओं के, यानी एक तो सिंधु सभ्यता से पहले के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के बाद के भी क्या मिले हैं बेटा, अवशेष मिले हैं। यहां से सिंधु सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, सिंधु सभ्यता से पूरा पहले की सभ्यता के अवशेष मिले हैं और सिंधु सभ्यता के बाद के। तो वो पूछेगा हरियाणा के किस स्थल से तीनों सभ्यता के अवशेष मिले हैं, भीड़ाना। भीड़ाना की खोज कब से कब के बीच में हुई, 2003 से 6 के बीच में, और इसे अति प्राचीन कब घोषित किया गया, 2014 में। भीड़ाना है कहां पर, फतेहाबाद में रहेगा। बनावली कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। भीड़ाना कहां पर रहेगा बेटा, फतेहाबाद। एक फतेहाबाद का लिख लो, कुणाल। कुणाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, कौन सा स्थल रहेगा, कुणाल। इसकी खोज 1985 ईस्वी में हुई थी। कुणाल भी कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। लिख लो कुणाल की खोज कब हुई थी, 1985 ईस्वी में हुई थी, और कुणाल भी कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। लिख लो कुणाल की खोज कब हुई थी, 1985 ईस्वी में हुई थी। कुणाल की खोज कब हुई थी बेटा, 1985 ईस्वी में हुई थी। कुणाल कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में। खोज कब हुई थी बेटा इसकी, 1985 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी, कुणाल। कुणाल कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। खोज कब हुई थी, 1985 ईस्वी में हुई। और यहां से ना पेपर में आता है, राजा का क्या मिला था, राजा का मुकुट मिला था। ठीक है, यहां से लिख लो दो राजशाही क्या मिले थे, मुकुट मिले थे बेटा। कितने मुकुट मिले थे, 2 राजशाही मुकुट मिले थे। कुणाल से क्या मिला था, राजा का मुकुट। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। कुणाल से हमें क्या मिला था बेटा, राजा का मुकुट मिला था। कुणाल से, और राजा के कितने मुकुट मिले थे बेटा, 2 राजशाही मुकुट मिले। यहां से हमें बाणागर मिला। बाणागर वो होता है जो बाण के आगे नुकीला लगाया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, बाणागर। यहां से चपटी कुल्हाड़ी मिली थी, चपटी कुल्हाड़ी भी मिली थी। लिख लो यहां से हमें वाणागर मिला था, यहां से हमें चपटी कुल्हाड़ी मिली थी। लिख लो यहां से हमें वाणागर मिला था, यहां से हमें चपटी कुल्हाड़ी मिली थी। लिख लो यहां से हमें बाणागर मिला था, यहां से हमें चपटी कुल्हाड़ी मिली थी। मेन पूछा जाएगा यहां से क्या मिला था बेटा, राजा का मुकुट। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। यहां से हमें किसका मुकुट मिला था, राजा का मुकुट मिला था। किसका मुकुट मिला था, यहां से हमें राजा का मुकुट मिला था। ठीक है, कहां से मिला था बेटा राजा का मुकुट, कुणाल। खोज कब हुई थी, 1985। और कुणाल से भी लिख लो तीनों सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जैसे बिडाना से तीनों सभ्यता के अवशेष मिले थे ना, लिख लो कुणाल से भी तीनों सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कुणाल से भी तीनों सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कुणाल से भी हमें तीनों सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कुणाल से हमें तीनों सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले हैं। पेपर में मेन तो आएगा, ये कुणाल है ना, ये रतिया साइड है, ये भी फतेहाबाद में है। कुणाल भी कहां पर है बेटा आपका, फतेहाबाद में। फतेहाबाद के जब कब कहां जाते हो, रतिया, तो क्या मिलेगा आपको,
कुणाल मिलेगा। तो कुणाल भी कहां पर है? फतेहाबाद में। बीडाना कहां पर है बेटा? फतेहाबाद में। बनावली कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। याद है जाएगा ना? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मीठाथल। कौन सा स्थल पढ़ेंगे बेटा? मीठाथल। मीठाथल ये कहां पर है? भिवानी में रहेगा। ठीक है। मीठाथल कहां पर रहेगा? भिवानी में। 1968 ईस्वी में इसकी भी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है। सीसवाल सभ्यता की भी खोज किसने की थी बेटा? डॉक्टर सूरजभान ने। लिख लो, मीठाथल की भी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी। मीठाथल कहां पर है बेटा? भिवानी में रहेगा। इसकी खोज 1968 में किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने किसकी खोज की थी? मीठाथल की खोज की थी। मीठाथल के खोजकर्ता कौन होते थे? डॉक्टर सूरजभान ने किसकी खोज की थी? मीठाथल की खोज की थी। मीठाथल कहां पर रहेगा आपका? भिवानी में रहेगा। खोजकर्ता कौन होते थे? डॉक्टर सूरजभान होते थे। ठीक है। तो खोजकर्ता है ना बेटा, वो पूर्ण रूप से ना किसी स्थल की अगर उसको खोज करनी है ना, डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की क्या दिखाई दे रही थी? आंख दिखाई दे रही थी। और जो खोजकर्ता होता है उसको खोज के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं कितने कितने वो क्या लगा देता है, साल लगा देता है। ठीक है। तो उसे, जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दी थी? मछली की आंख। आज के टाइम में भी अर्जुन बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। जैसे शादी का कार्ड आता है ना घर में, ठीक है, और जो सीधा प्रतिभोज जिसको दिखता है वो अर्जुन ही है आज के टाइम में। उसको किसी से मतलब नहीं है। मेले मामू की शादी में जलूल जलूल है ना, ठीक है, ये लिखा, उसको कोई मतलब नहीं है। कार्ड आते ही वो क्या देखेगा? प्रतिभोज देखेगा। हर घर में अर्जुन मिल जाएंगे। ठीक है। तो लोग कहते हैं अर्जुन आज नहीं मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे। ठीक है। कार्ड में उसको कोई ना तो लड़के से मतलब होता, ना लड़की से मतलब होता, ना लेडीज संगीत से मतलब होता। वो प्रतिभोज देखेगा और लोकेशन देखेगा कि कहां पर जाना है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो मीठाथल कहां पर रहेगा? भिवानी में। खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर सूरजभान। कब खोज की गई? 1968 में इसकी खोज की गई। और ये सिंधु सभ्यता का ना, लिख लो, ये सुनियोजित नगर रहेगा। मीठाथल है ना, सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? सुनियोजित नगर रहेगा। लिख लो, मीठाथल सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा बेटा? सुनियोजित नगर रहेगा। लिख लो, मीठाथल सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर रहेगा बेटा? सुनियोजित नगर रहेगा। मीठाथल सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर होता था? सुनियोजित। हाँ वही तो बताऊंगा। सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? सुनियोजित होता है बेटा। एक है ना, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसमें ना सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी बेटा? समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को ना, ये सिंधु सभ्यता की विशेषता थी। सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। एक होती थी बेटा मुख्य सड़कें। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर है ना, इस प्रकार बने होते थे। ठीक है। मतलब एक सड़कें एक दूसरे को, दो सड़कें होती थी, एक मुख्य सड़कें, एक अन्य सड़कें। और सिंधु सभ्यता के जो घर है ना, उसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर किस सड़क की ओर खुलते थे? अन्य सड़कों की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क पर हो सकता है कोई ट्रैफिक ज्यादा हो, बच्चे है ना बाहर निकले तो वो उनको चोट ना लग जाए, तो घर के दरवाजे है ना वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर क्या होते थे? अन्य सड़कों की ओर। इसे बोलते हैं सुनियोजित नगर। यानी पूरे के पूरे योजना के द्वारा जो नगर का विकास किया जाए उसे क्या बोलते हैं? सुनियोजित नगर। मतलब वेल प्लान, नक्शे के साथ बनाए गए थे। तो अगर पूछे हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सुनियोजित नगर कौन सा होता था? मीठाथल भिवानी। यहां से लिख लो बेटा, पेपर में आता है, यहां से लिख लो हर्षकालीन। हर्षकालीन तो सोनीपत से मिली थी। लिख लो, हर्षकालीन ताम्र मुद्रा सोनीपत से मिली, लेकिन यहां से कुषाणकालीन, ठीक है, कुषाणकालीन मुद्राएं, ठीक है, कुषाणकालीन मुद्रा जो सोने प्लस किसकी बनी होती थी? चांदी की बनी होती थी। वो कहां से मिली थी?
मीठातल भिवानी से। ये पेपर में हर्षकालीन मुद्रा आया है, इसीलिए यहाँ पर नोट करवाया है। हर्षकालीन तो सोनीपत से मिली थी और कुषाणकालीन कहाँ से मिली थी? मीठातल भिवानी से। लिख लो, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी? सोनीपत से मिली थी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी? सोनीपत से मिली थी। लेकिन ये कौन सी मुद्रा रहेगी बेटा? कुषाणकालीन। कुषाणकालीन मुद्रा कहां से मिली थी? मीठातल भिवानी। खोजकर्ता कौन थे इसके? डॉक्टर सूरजभान। कब हुई थी इसकी खोज? 1968 में हुई थी। किसने की थी इसकी खोज? डॉक्टर सूरजभान ने की थी। ठीक है, जो कुषाणकालीन मुद्रा मिली है, यहां से कौन सी मुद्रा मिली थी बेटा? कुषाणकालीन मुद्रा मिली। पेपर में आता है, एक बार आया था, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये आ चुका है बेटा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था? कुजुल। वेरी गुड, कंडफिसिस। कुजुल कंडफिसिस। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क। और कनिष्क ने ना 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, शक संवत। और जो भारतीय कैलेंडर है ना बेटा, भारतीय कैलेंडर है ना, वो किसको फॉलो करते हैं? शक संवत को फॉलो करते हैं। लिख लो, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था बेटा? शक संवत चलाया था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था बेटा? शक संवत। शक संवत कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। शक संवत कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। किसने चलाया था? और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कंडफिसिस। और कुषाण वंश के अगर पूछे ना, सोने और चांदी के सिक्के कहां से मिले हैं? मीठातल भिवानी। मीठातल की खोज किसने की थी? 1968 में डॉक्टर सूरजभान। कुषाण वंश का संस्थापक तो था कुजुल कंडफिसिस। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। इसने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? शक संवत। और भारतीय कैलेंडर किस संवत को फॉलो करता है? शक संवत को फॉलो करता है। भारत का जो कैलेंडर है बेटा, वो किस संवत को फॉलो करता है? शक संवत को फॉलो करता है। याद रह जाएगा ना। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78। और कनिष्क के टाइम में बेटा चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति। ये पेपर में आता है। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति लिख लो, कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। लिख लो, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी बेटा? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया चौथी बौद्ध संगति का आयोजन? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद रह जाएगा ना। तो मीठातल कहां पर रहेगा? भिवानी। यहां से कौन से सिक्के मिले थे बेटा? कुषाणकालीन सिक्के। हर्षकालीन सिक्के कहां से मिले थे? सोनीपत से मिले थे। कहां से मिले थे? सोनीपत से मिले थे। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो कुछ स्थल हम पढ़ते हैं, एक तो भिड़ाना, एक भिड़ाना फतेहाबाद में, ये सिंधु सभ्यता का अति प्राचीन नगर है। इसे अति प्राचीन नगर कब घोषित किया गया? 2014 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2014 में इसे क्या घोषित कर दिया गया? अति प्राचीन। और इसकी अगर खोज कब हुई थी? 2003 से 2006 के बीच में। ये पेपर में आ गया है बेटा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा रहेगा? भिड़ाना रहेगा। और सिंधु सभ्यता का ना एकमात्र हरियाणा में विकसित स्थल है बनावाली। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में रहेगा। किसी टाइम में बेटा भारत का भी सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता था? राखीगढ़ी।
किसी टाइम में एशिया का भी सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता था? राखीगढ़ी होता था। लेकिन वर्तमान में धोलावीरा हो गया, वहां से एक खेल स्टेडियम मिल चुका है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक तो सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा बेटा? राखीगढ़ी। और सबसे सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम स्थल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भीरडाणा हो जाएगा, फतेहाबाद। और सिंधु सभ्यता का ना एकमात्र हरियाणा में विकसित स्थल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। ठीक है। और बनावली सोतर ये कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में। फतेहाबाद से इसे बनावली सोतर बोलते हैं। फतेहाबाद से कितनी दूरी पर रहेगा? 14 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। कल ये हमारा हरियाणा में सिंधु सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हम ऐतिहासिक काल का हरियाणा भी शुरू करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल की हरियाणा में बस्ती पूछे तो कौन सी रहेगी? पिंजौर पंचकुला रहेगी। नवपाषाण काल की बस्ती पूछे तो सीसवाल। सीसवाल सभ्यता की खोज कब हुई? किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान। तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे, मृदु भांड मिला था और मनके मिले थे। और रियल में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले थे? चाहुंदड़ो। सिंधु सभ्यता का विकसित स्थल हरियाणा में कौन सा है? खोज कब हुई? 1973-74 में। किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से जले हुए जौ के साक्ष्य मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के खिलौने मिले, मिट्टी का हल मिला था। ठीक है। और जले हुए जौ के तंदूर मिला था, अग्नि वेदिका मिली थी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम स्थल कौन सा रहेगा? भीडाणा। भीडाणा की खोज कब हुई थी? 2003 से 2006। अति प्राचीनतम घोषित कब किया गया? 2014। कुणाल की खोज कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है। कुणाल से क्या मिला? 2 राजा के मुकुट मिले। भीडाणा से भी तीनों काल के अवशेष मिले, कुणाल से भी तीनों काल के अवशेष मिले। यहाँ से 2 राजशाही क्या मिले थे? मुकुट मिले थे। मीठातल की खोज कब हुई थी? 1968 में। किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने मीठातल की क्या की थी? खोज की थी। और मीठातल सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर था बेटा? सुनियोजित नगर था। यहाँ से क्या मिले थे? कुषाण कालीन क्या मिले थे? सोने व चांदी के क्या मिले थे? सिक्के। कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था? कुजुल कंडफिसिस। कुषाण वंश की स्थापना कब हुई थी? 14 ईस्वी में कुजुल कंडफिसिस ने कुषाण वंश की क्या की थी? स्थापना। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था बेटा? शक संवत चलाया था। और भारतीय कैलेंडर किस संवत को फॉलो करता है? शक संवत को कौन फॉलो करता है? भारत का कैलेंडर फॉलो करता है। ठीक है। और कनिष्क के समय में क्या हुआ था बेटा? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है। कनिष्क है ना, वो किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है। और बेटा वैदिक काल में, ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा का वर्णन पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे। ठीक है। और वैदिक सभ्यता का पालना हमारे किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता के लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र में रहा करते थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा है, आदि ऐतिहासिक काल में भी हरियाणा है, और ऐतिहासिक काल में भी हम किसका वर्णन पढ़ेंगे? हरियाणा का वर्णन पढ़ेंगे। तो हरियाणा में कोई सबसे पुराना साक्ष्य पूछे तो क्या मिला था? खोपड़ी कहां से मिली थी? पिंजौर पंचकुला से मिली थी। सीसवाल सभ्यता हरियाणा की नवपाषाण कालीन बस्ती पूछे तो सीसवाल सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो उसे पढ़ा नहीं गया, और आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा बेटा? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला और उसको पढ़ा भी गया। तो हमारे वेद किसका उदाहरण हो जाएंगे बेटा? ऐतिहासिक का उदाहरण कौन हो जाएंगे? वेद। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्व वेद हो गया। तो सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना
जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है बेटा? 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? और जो पहला और 10वां मंडल है ना ऋग्वेद का, वो ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल है। अब बच्चे सोचेंगे पहला नया है, ठीक है, तो पहला और 10वां ये है ना इंपॉर्टेंट है, ये नए मंडल है। पहला और 10वां ये क्या रहेंगे? ऋग्वेद के नए मंडल रहेंगे। टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल रहेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद है ना, इसके बाद कौन सा? सामवेद। सामवेद ऐसा वेद है, ठीक है, जिसे गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। यजुर्वेद गाया और पढ़ा, मतलब उसमें ये मंत्रों का वर्णन किस में रहेगा? यज्ञ व अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में रहेगा? यजुर्वेद। संगीत का जनक कौन सा वेद था? सामवेद। जादू टोनों का जनक कौन सा था? अथर्व वेद रहेगा। याद रह जाएगा ना? आज वाला टॉपिक समझ आ गया? ठीक है, कल हमारा हरियाणा में ये जो हड़प्पा सभ्यता भी कंप्लीट हो जाएगी और हरियाणा में कल है ना वैदिक काल भी हमें शुरू करेंगे। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू।